नमस्कार विद्यार्थियों, मैं डॉक्टर रमेश सोनी। उत्कर्ष क्लासेस के इस लाइव प्लेटफॉर्म पर आप सभी लोगों का स्वागत है। हम लोगों ने कल चर्चा की थी पवन, कोरिलेस बल और फेरल के नियम के बारे में। पवन, कोरिलेस बल और फेरल का नियम, इसी को हम थोड़ा सा रिवाइज करते हैं, फिर आगे आज टॉपिक पे चर्चा करेंगे विश्व के दाब कटिबंधों के बारे में। पवन कहा था मैंने, पवन गैसों का क्षैतिज प्रवाह है, ऐसे गमन करना कहलाता है क्षैतिज या हॉरिजेंटल, और ऐसे गमन करना कहलाता है वर्टिकल या फिर लंबवत गमन। पवन गैसों का क्षैतिज प्रवाह जो उच्च दाब क्षेत्र से निम्न दाब क्षेत्र की ओर गमन करती है, पवन कहलाती है। पवन गैसों का क्षैतिज प्रवाह जो उच्च दाब और इधर है निम्न दाब, उच्च दाब से निम्न दाब क्षेत्र की ओर गमन करती है, पवन के नाम से जानी जाती है। कल पढ़ा था हमने। कोरिलेस बल, कोरिलेस बल कहा जाता है पृथ्वी के घूर्णन के कारण पवनें अपनी मूल दिशा से कुछ मुड़ जाती है। पवनें अपनी मूल दिशा से कुछ मुड़ जाती है। मुड़ने के लिए जो बल उत्तरदायी होता है उसी बल को नाम देते हैं कोरिलेस बल कहा जाता है। पृथ्वी के घूर्णन के कारण पवनें अपनी मूल दिशा, अगर मैं कहूँ ये गेंद है या पृथ्वी है तो पवनें अपनी मूल दिशा से कुछ मुड़ जाती है। मुड़ने के लिए जो बल उत्तरदायी है, ऐसा घर्षण बल जिसके कारण पवनें मुड़ जाती है, नाम कहलाती है कोरिलेस बल के नाम से जाना जाता है। कोरिलेस बल कहलाता है। कोरिलेस बल का मान विषुवत रेखा से ध्रुवों की ओर जाने पर लगातार घटता चला जाता है, बढ़ता चला जाएगा। कोरिलेस बल का मान है मुड़ने वाला बल, और मुड़ने वाला बल है वो विषुवत रेखा से ध्रुवों की ओर जाएंगे, लगातार बढ़ेगा, इसलिए 90 डिग्री के निकट है। कोरिलेस बल का मान है वो लगातार बढ़ता चला जाता है। जैसा देखेगा यहाँ पर आप, पृथ्वी के घूर्णन के कारण पवनें अपनी मूल दिशा से कुछ मुड़ जाती है। 0 डिग्री पर बिल्कुल नहीं मुड़ेगी, 1 डिग्री पर थोड़ा मुड़ेगी, 2 डिग्री पर थोड़ा और ज़्यादा, 3 डिग्री पर और ज़्यादा, और ऐसे बढ़ते बढ़ते 90 डिग्री पर और ज़्यादा मुड़ जाती है। तो पृथ्वी के घूर्णन के कारण पवनें अपनी मूल दिशा से कुछ मुड़ जाती है। मुड़ने के लिए जो बल उत्तरदायी है कहलाता है कोरिलेस बल कहा जाता है। कोरिलेस बल का मान विषुवत रेखा से ध्रुवों की ओर जाने पर लगातार बढ़ता चला जाता है। अगला है फेरल का नियम। फेरल के नियम के अनुसार पवनें उत्तरी गोलार्ध में, अर्थात कोरिलेस बल के कारण पवनें उत्तरी गोलार्ध में दाईं ओर, नॉर्थ हेमिस्फेयर में, राइट साइड, नॉर्थ हेमिस्फेयर है, उत्तरी गोलार्ध है, इधर मुड़ जाएगी, और ये हाथ मैंने बताया था मेरा दायां हाथ है, राइट हैंड है। फेरल के नियम के अनुसार पवनें उत्तरी गोलार्ध में दाईं ओर और दक्षिणी गोलार्ध में बाईं ओर, लेफ्ट साइड। तो इसे नियम कहा जाता है, फेरल के नियम के नाम से जाना जाता है। तो ये सारी बातें इसमें महत्वपूर्ण है। हमने यहाँ तक पढ़ा था, याद करिए, कोरिलेस बल के बारे में। कोरिलेस बल के बारे में हमने चर्चा की थी, इतने जो बिंदु पढ़े थे। तो कोरिलेस बल, आगे पढ़ते हैं विश्व के दाब कटिबंध के बारे में। तो चर्चा करते हैं विश्व के दाब कटिबंध। कल का जो टॉपिक पढ़ा था रिवाइज किया हमने। तो अगला है विश्व के दाब कटिबंधों के बारे में। विश्व के दाब कटिबंध, इसको समझाने से पहले मैं यहाँ कुछ लाइनें लिखूंगा, आप उसे नोट कर लीजिएगा, और वही लाइन आगे हमारे निष्कर्ष के रूप में काम आएगी। आगे समझेंगे तो बड़ा अच्छा रहेगा। तो कुछ इसमें मैं पहले इस बार नोट करवा रहा हूँ, जरा नोट कर लीजिएगा। इसमें संपूर्ण पृथ्वी पर कुल 7 दाब कटिबंध पाए जाते हैं। 7 दाब कटिबंध पाए जाते हैं। 7 दाब कटिबंध होते हैं। टोटल पृथ्वी पर कैसे बनेंगे, क्या होंगे, अभी चर्चा करेंगे इसी के बारे में। संपूर्ण पृथ्वी पर कुल 7 दाब कटिबंध पाए जाते हैं। इन 7 दाब कटिबंधों में से 4 दाब कटिबंध, 4 दाब कटिबंध
उच्च दाब के एवं 3 दाब कटिबंध एवं 3 दाब कटिबंध निम्न दाब के पाए जाते हैं। निम्न दाब के पाए जाते हैं। इन निष्कर्ष से एक बार इसे नोट कर लीजिएगा। यही बातें मैं आपको समझाऊंगा, महत्वपूर्ण रहेगी। संपूर्ण पृथ्वी पर 7 दाब कटिबंध पाए जाते हैं। 7 दाब कटिबंधों में से 4 दाब कटिबंध उच्च दाब हाई प्रेशर और 3 दाब कटिबंध प्रेशर बेल्ट से वो लो प्रेशर के होते हैं। तो 4 दाब कटिबंध कहेंगे, 4 प्रेशर बेल्ट होंगे वो हाई प्रेशर बेल्ट होंगे और 3 प्रेशर बेल्ट होंगे वो होंगे लो प्रेशर बेल्ट होंगे। हाई प्रेशर और लो प्रेशर। तो यहाँ पर देखिए 7 दाब कटिबंध का मतलब हो गया प्रेशर बेल्ट्स ऑफ द वर्ल्ड। तो 7 दाब कटिबंध, 7 प्रेशर बेल्ट्स टोटल होते हैं। इनमें से 4 दाब कटिबंध प्रेशर बेल्ट्स हाई प्रेशर के और 3 प्रेशर बेल्ट्स होंगे वो होंगे लो प्रेशर के होंगे। ये मैंने आपको इंग्लिश में बताया। आगे लिखे एक लाइन और है। इन 7 दाब कटिबंधों 7 प्रेशर बेल्ट्स में से 4 दाब कटिबंधों का निर्माण तापीय कारण थर्मल रीजन थर्मल रीजन इन 7 दाब कटिबंधों में से 4 दाब कटिबंधों का निर्माण तापीय कारण से एवं चार नहीं, यहाँ पर सॉरी 3 करना है। 3 दाब कटिबंधों का निर्माण, 7 दाब कटिबंधों में से 3 दाब कटिबंधों का निर्माण तापीय कारण से एवं 4 दाब कटिबंधों का निर्माण गतिक कारण डायनेमिक रीजन गतिक कारण डायनेमिक रीजन से होता है। ये बातें नोट कर लीजिए। क्यों होता है, क्या है? प्रभुलाल दयाल जी आप जो पूछ रहे हैं वही तो समझाऊंगा अभी मैं आपको। इसको एक बार नोट कर डालिए। यही बातें मैं भी आपको समझाऊंगा। तापीय कारण थर्मल रीजन क्या होता है, कैसे होता है, अभी हम चर्चा करेंगे। यही तो मैं दर्शाऊंगा। इससे पहले 2-3 बातें हम आगे चित्र बनाएंगे, उससे पहले नोट कर डालिए। ये बातें नहीं समझ में आई होगी, लेकिन अभी मैं समझाऊंगा। यही तो मेरा चर्चा रहेगा आज का टॉपिक। 4 दाब कटिबंध है वो उच्च दाब के, 3 दाब कटिबंध निम्न दाब के और 7 में से 3 बनेंगे तापीय कारण थर्मल रीजन से, 4 बनेंगे गतिक कारण या डायनेमिक रीजन से निर्मित होंगे। यही सारी बातें यहाँ पर महत्वपूर्ण रहेगी। इन्हीं को आज मैं समझाऊंगा। क्या होता है, विश्व के दाब कटिबंध कितने बनते हैं, कहाँ पर बनते हैं और क्यों बनते हैं, उनका कारण मैं आपके सामने दूंगा। यहाँ तक एक बार नोट कर लीजिए, फिर अगले पेज में चित्र बनाकर दाब कटिबंधों की चर्चा करूंगा। प्रेशर बेल्ट्स ऑफ द वर्ल्ड, प्रेशर बेल्ट्स ऑफ द वर्ल्ड, थर्मल रीजन, डायनेमिक रीजन, दाब कटिबंध, तापीय कारण, गतिक कारण लिखा है। नोट कर डालिए, इसको नोट कर लिया। विश्व के दाब कटिबंध, यहां तक एक बार नोट कर लीजिए। इसी की मैं व्याख्या करूंगा आपके सामने, क्यों बनते हैं, कैसे बनते हैं, किन कारणों से दाब कटिबंधों के बारे में चर्चा।
अब आगे देखते हैं। देखिए दाब कटिबंध कहाँ पर बनेंगे, क्यों बनेंगे, किन कारणों से, वह मैं आपके सामने चर्चा कर रहा हूं। जीरो डिग्री, दस डिग्री और इधर भी 10 डिग्री, 10 डिग्री। सुनिएगा, यहां पर दाब कटिबंधों के बारे में समझाते हैं। बेसिक से ही बताऊंगा, बिल्कुल डिटेल से, बेसिक से ऐसा मान के आपको बिल्कुल कुछ भी नहीं आ रहा, वहीं से मैं आपके सामने चर्चा करूंगा। तो जरा सुनिएगा यहां पर क्या है। 0 डिग्री पर सूर्य का तापमान होता है, वर्ष के अधिकांश समय क्या गिरता है, सीधा। सूर्य का तापमान 0 डिग्री पर सीधा गिरेगा तो तापमान की प्राप्ति ज़्यादा होगी, और तापमान की प्राप्ति ज़्यादा होगी तो यहाँ पर क्या होगा, हवाएं जल्दी से गर्म हो जाएगी, और हवाएं जल्दी से गर्म होगी तो नमी उनमें से धीरे धीरे क्या होगी, समाप्त होती चली जाएगी। अगर तापमान यहाँ पर ज़्यादा गिर रहा है तो निकटवर्ती वायु की नमी क्या होगी, नमी जो होगी, ह्यूमिडिटी होगी, वो धीरे धीरे इसमें से समाप्त होती चली जाएगी। और समाप्त होने के बाद में हवाएं क्या होगी, अगर नमी समाप्त कर दी हवाओं में से तो हवाएं बिल्कुल हल्की हो जाएगी। तो तापमान ज़्यादा गिरता है 0 डिग्री के क्षेत्र में, हवाएं जल्दी से गर्म होगी, और गर्म होने के बाद उसमें नमी है वो समाप्त हो जाएगी जल्दी से, और नमी समाप्त हो जाएगी, हवाएं बिल्कुल हल्की हो जाएगी, और हल्की पवनें उठती हमेशा नीचे से ऊपर की ओर। जिन हवाओं में नमी होती है, आर्द्रता होती है, वो भारी हो जाती है, और भारी पवनें गिरती है हमेशा ऊपर से नीचे, और जिन पवनों के अंतर्गत नमी समाप्त हो जाती है, हल्की हो जाती है, वे उठती है नीचे से ऊपर की ओर। तो यहां पर देखिए क्या होगा, 0 डिग्री पर सूर्य का तापमान सीधा गिरता है, सीधा गिरेगा, हवाएं जल्दी से गर्म होगी, गर्म होगी, नमी समाप्त होगी, क्योंकि तापमान गिरेगा, नमी समाप्त होगी, और नमी समाप्त होने के बाद हवाएं हल्की हो जाएगी, और हल्की होने के बाद ऊपर की ओर उठेगी। हल्की पवनें उठती हमेशा नीचे से ऊपर की ओर, तो यही ऊपर की ओर उठेगी, और ऊपर की ओर उठेगी तो यहाँ पर बन जाएगा लो प्रेशर का निर्माण हो जाएगा। तो सूर्य का तापमान वर्ष के अधिकांश समय 0 डिग्री पर सीधा गिरता है, हवाएं गर्म होगी, गर्म होने के बाद हल्की होगी, हल्की होकर ऊपर उठेगी, ऊपर उठेगी तो यहाँ पर क्या होगा, हवाएं एक बार ऊपर उठने लगी तो यहाँ पर हवाओं की कमी हो जाएगी, और कमी होगी, यही क्षेत्र कहलाता है लो प्रेशर के नाम से जाना जाता है। तो यहाँ पर लो प्रेशर का निर्माण हो जाएगा। हवाओं की अगर मैं यहाँ से कमी कर दूँ तो हवाओं का दबाव कम हो जाएगा, लो प्रेशर हो जाता है। यही लो प्रेशर कहलाता है, इक्वेटर के निकट है, इसका नाम कहलाएगा विषुवतीय निम्न दाब क्षेत्र। इंग्लिश में भी है विषुवतीय निम्न दाब क्षेत्र, इक्वेटोरियल लो प्रेशर बेल्ट, विषुवतीय निम्न दाब क्षेत्र के नाम से जाना जाता है। तो इसी को नाम देते हैं इक्वेटोरियल लो प्रेशर बेल्ट कहा जाता है। 0 डिग्री के निकट में सूर्य का तापमान होता है वो अत्यधिक ज़्यादा गिरता है, ज़्यादा गिरेगा, हवाएं गर्म होगी, गर्म होने के बाद हल्की होगी, और हल्की होने के बाद ऊपर उठ जाएगी, हवाओं की लगभग कमी हो जाएगी, और हवाओं की लगभग कमी होगी तो यहाँ पर प्रेशर हो जाएगा हवाओं का कम, और कम होगा तो ये लो प्रेशर का निर्माण होगा। इसी को नाम देते हैं इक्वेटोरियल लो प्रेशर बेल्ट। विषुवत रेखा के निकट है, नाम पड़ गया विषुवतीय निम्न दाब क्षेत्र, इक्वेटोरियल लो प्रेशर बेल्ट के नाम से इक्वेटोरियल लो प्रेशर बेल्ट कहलाता है। तो यहाँ पर मैंने एक दाब कटिबंध के बारे में चर्चा की, कहलाता है इक्वेटोरियल लो प्रेशर बेल्ट के बारे में। अगला समझिएगा क्या होगा यहाँ पर। अब यहाँ पर समझिएगा एक बिंदु और निकल कर आता है, या सूर्य का तापमान ज्यादा होगा, हवाएं जल्दी से गर्म होगी सूर्य का तापमान यहाँ पर ज्यादा और हवाएं गर्म हुए, और गर्म होने के कारण ऊपर उठेगी, ऊपर उठेगी तो यहाँ पर हवाओं की कमी होगी, नाम दे दिया लो प्रेशर। तो एक बात समझिएगा, हम जो जो ऊंचाई पर जाते हैं, जो जो ठंडक बढ़ती चली जाती है, ठंडक बढ़ेगी, ऊंचाई पर जो जो हम जाएंगे ठंडक बढ़ेगी। ठंडक बढ़ने का मतलब ये हुआ कि यहाँ पर क्या होगा, सूर्य का अर्थात ठंडक बढ़ेगी, इसका मतलब हवाओं में नमी भी लगातार क्या होगी, बढ़ती चली जाएगी। हवाओं में नमी भी लगातार बढ़ती चली जाएगी, और बढ़ेगी तो हवाएं भारी होगी। इसका मतलब यहाँ तापमान ज़्यादा हुआ, तापमान ज़्यादा हुआ तो हवाएं गर्म हुई, गर्म होने के बाद हल्की हुई, हल्की होकर ऊपर उठी, ऊपर उठेगी तो जो जो ऊंचाई पर जाएगी, जो जो ठंडक लगातार बढ़ती रहती है। जैसा कि आप लोगों ने अनुभव किया होगा, कभी कभी पर्वतीय क्षेत्र में जाते हैं हम, जो जो ऊंचाई पर जाते हैं, जो जो ठंडक भी लगातार क्या होती जाती है, बढ़ती चली जाएगी। वैसे ही यहाँ पर भी ऊंचाई की ओर जाएंगे, ठंडक लगातार बढ़ती चली जाएगी।
और ठंडक बढ़ेगी। ठंडक बढ़ना मतलब आर्द्रता या नमी बढ़ना। तो यहाँ पर क्या होगा, हवाएं जो जो ऊंचाई की ओर बढ़ती चली जाएगी, ठंडक बढ़ेगी और हवाएं क्या होगी, भारी होती चली जाएगी, बहुत भारी हो जाएगी। तो जो ऊंचाई पर जाएगी पुनः ठंडी होगी, ठंडी होगी मतलब आर्द्रता बढ़ेगी, भारी होगी, एक लिमिट तक जाकर इतनी भारी हो जाएगी कि वापस क्या गिरना प्रारंभ होगी, नीचे की ओर। वापस नीचे की ओर गिरेगी। तो हवाएं जब नीचे गिरने लगेगी तो यहाँ पर क्या बन जाएगा, उच्च दाब। तो यहाँ पर तो उच्च दाब हो जाना चाहिए था, विषुवतीय उच्च दाब क्षेत्र हो जाना चाहिए था। यहाँ पर हमें नाम लिख देना चाहिए था विषुवतीय उच्च दाब। तो यहाँ पर निम्न दाब होगा या उच्च दाब होगा, ये तो थोड़ा कंफ्यूज हो गया। इसका मतलब नहीं, ऐसा नहीं होगा। सुनिएगा यहाँ पर क्या होगा। नेमिचंद जी निवेदन है, इंडियन ज्योग्राफी का बार बार अभी नहीं पूछे, अभी नहीं पढ़ाऊंगा, वर्ल्ड ज्योग्राफी होने के बाद ही पढ़ाऊंगा। धन्यवाद। तो सूर्य का तापमान सीधा गिरता, वहीं गर्म हुई, गर्म होने के बाद हल्की हुई, ऊपर उठी, ऊंचाई पर जाएगी, नमी लगातार बढ़ती रहेगी और नमी बढ़ेगी तो हवाएं भारी हो जाएगी और भारी होगी तो पुनः नीचे गिरेगी। नीचे गिरेगी तो बन जाना चाहिए था उच्च दाब, लेकिन मैंने तो यहाँ पर निम्न दाब लिख दिया है, देखिए। लेकिन ऐसा नहीं होगा, जरा सुनिएगा। हम लोग पढ़ रहे हैं यहाँ पर पृथ्वी को बिल्कुल फ्लैट, जबकि पृथ्वी कैसी होती है, गोल। और गोल वस्तु में क्या नियम लागू होगा, फेरल का नियम। फेरल का नियम लागू होगा। फेरल के नियम के अनुसार पौने उत्तरी गोलार्ध में, फेरल के नियम के अनुसार पौने उत्तरी गोलार्ध में दाईं ओर और दक्षिणी गोलार्ध में बाईं ओर। हाँ, सेलवास क्षेत्र भी यहीं पर ही है, बिल्कुल सही है। तो फेरल के नियम के अनुसार पौने उत्तरी गोलार्ध में दाईं ओर, दक्षिणी गोलार्ध में बाईं ओर मुड़ जाती है, क्योंकि गोल वस्तु है और गोल वस्तु में नियम क्या होगा, फेरल का नियम लागू होगा। अगर पृथ्वी ऐसे ही चपटी होती तो बिल्कुल ऐसा ही होता, हवा यहाँ से ऊपर उठती, ठंडी होती, भारी होती, वापस नीचे आ जाती। लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं होगा। अब समझिएगा, अगले दाब कटिबंधों का निर्माण होगा। तो देखिए कैसे बनेगा। यहां पर पृथ्वी है गोल, गोल होगी तो क्या होगा, तापमान ज्यादा गिरा, वहीं गर्म हुई, हल्की हुई, ऊपर उठी, ऊपर उठेगी तो ये ऊपर उठने के साथ में ये तो जाएगी अर्थात उत्तरी गोलार्ध में दाईं ओर और दक्षिणी गोलार्ध में बाईं ओर। फेरल के नियम के अनुसार पौने उत्तरी गोलार्ध में दाईं ओर और दक्षिण गोलार्ध में बाईं ओर। लगभग इतनी ऊंचाई पर जाएगी, 16 किलोमीटर की ऊंचाई पर जाने के बाद इतनी ठंडी हो जाएगी, आर्द्रता युक्त भारी, कि वापस नीचे गिरेगी और नीचे गिरेगी तो क्या बन जाएगा, उच्च दाब। इसका मतलब ये हुआ। यहां से अगर कंफ्यूज नहीं होइए, अच्छे समझिएगा, यही तो कंफ्यूजन दूर कर रहा हूं मैं आपका, सुनते रहिएगा, मुझे कंफ्यूजन दूर हो जाएगा। 0 डिग्री पर पवने ऊपर उठेगी, ऊपर उठने के साथ उत्तरी गोलार्ध में दाईं ओर, फेरल के नियम के अनुसार पवने उत्तरी गोलार्ध में दाईं ओर मुड़ जाती है, दक्षिणी गोलार्ध में बाईं ओर मुड़ जाएगी और साथ साथ दाएं बाएं के साथ साथ ऊंचाई पर भी जाएगी, भारी होगी और जाकर यहां पर गिर जाएगी, इधर गिरेगी। देखिए यहां से अगर मैं ऊपर उठाता हूं तो यहां से क्या होगा, ये जाएगी उत्तरी गोलार्ध में दाईं ओर, दक्षिणी गोलार्ध में बाईं ओर। यहां से दाएं बाएं जाने का मतलब दूरी भी क्या हो रही है, बढ़ती चली जा रही है। दूरी बढ़ेगी, दूरी बढ़ने के साथ ऊंचाई पर गई, ठंडी होगी और ठंडी होने के बाद भारी होने के बाद वापस नीचे गिरेगी यहां पर। तो ऐसा होगा। यहां देखिए विषुवत रेखा पर तापमान ज्यादा गिरा, वहीं गर्म हुई, हल्की हुई, ऊपर उठी, ऊपर उठने के साथ साथ ये दाईं ओर, ये बाईं ओर, दाएं बाएं जाएगी, ऊंचाई पर जाने के बाद ठंडी होगी और यहां जाकर नीचे गिर जाएगी। और यहां जाकर जहां नीचे गिरेगी वहां पर गिरेगा 23.5 डिग्री और इधर होगा 35 डिग्री। इधर 23.5 और ये कहलाएगा 35 डिग्री। यहां पर भी 23.5 और ये कहलाता है 35 डिग्री के क्षेत्र में यहां पर जाकर गिरने लग जाएगी, गिरेगी में, वहां पर उच्च दाब का निर्माण होगा। जहां पर हवाएं ऐसे गिरेगी, जहां पर हवाएं गिरेगी वहां पर क्या होगा, ये दाएं गई, ये बाएं गई, दाएं बाएं जाने के बाद में यहां पर ऊंचाई पर जाएगी, नीचे गिरेगी। नीचे गिरने के बाद क्या होगा, यहां जहां गिरेगी, हवाएं जहां गिरती है वहां पर क्या बन जाता है, उच्च दाब क्षेत्र का निर्माण। तो यहां से विषुवत रेखा से ऊपर उठी हवाएं, पवने ऊपर उठने के बाद दाएं, ये बाएं, ऊंचाई पर गई, ठंडी हुई, यहां जाकर गिरेगी, गिरेगी वहां पर उच्च दाब क्षेत्र का निर्माण हो जाएगा। जहां से उठती है हवाएं वह निम्न दाब और जहां गिरती है वहां पर क्या होता है, उच्च दाब क्षेत्र का निर्माण हो जाता है। यह कहलाएगा 23.5 से 35 डिग्री अक्षांशों के मध्य में, 23.5 to 35, 23.5 to 35 डिग्री। यहां गिरेगी, यहां बन जाएगा उच्च दाब क्षेत्र का। इसी को नाम देंगे उपोष्ण कटिबंधीय उच्च दाब क्षेत्र, ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट के नाम से।
उपोष्ण कटिबंधीय उच्च दाब क्षेत्र। यह भी कहलाएगा उपोष्ण कटिबंधीय उच्च दाब क्षेत्र। ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट के नाम से जाना जाता है। यह कहलाएगा ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट, यह भी कहलाएगा ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट। यह बात समझ में आ गई होगी, महत्वपूर्ण है। कच्चा चिट्टा ही तो है ये, और क्या है? ये कच्चा चिट्टा पक्का चिट्टा एक ही होगा इसमें, वो विश्व का नक्शा नहीं है कि 2 बार बनाना पड़े, एक ही बार में बनेगा। कच्चा पक्का दोनों एक ही है। ये बात समझ में आई है नहीं? बताइए क्यों बना उपोष्ण कटिबंधीय उच्च दाब क्षेत्र? यह कहलाएगा उपोष्ण कटिबंधीय उच्च दाब क्षेत्र। ट्रॉपिकल, इंग्लिश वालों के लिए ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट, ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट। अभी क्लियर नहीं हुआ? अभी क्लियर नहीं हुआ वीके जी, आपको एक निवेदन है, आप बीच में कमेंट बहुत लिखते हैं, सर अभी समझ में नहीं आया, अभी हो नहीं रहा, आपका लिखने में ध्यान रह जा रहा है, इसीलिए आपको शायद समझ में नहीं आया। समझ में आया नहीं? बाकी वाले कमेंट करके बताएं मुझे जरा जल्दी से। ये बात समझ में आई या नहीं? ये दाब कटिबंध का निर्माण क्यों हुआ? 0 डिग्री पर तापमान ज्यादा, हवाएं गर्म हुई, गर्म होने के बाद हल्की हुई, हल्की हुई तो ऊपर उठी। पृथ्वी गोल है तो यहां पर नियम लगेगा, अर्थात पैरेलल के नियम के अनुसार पवने उत्तरी गोलार्ध में दाईं और ऊपर उठने के साथ साथ क्या होगी? ये दाएं जाएगी, दाएं जाएगी तो दूरी भी तो बढ़ेगी। ये दाएं बजाएगी और ये बाएं जाएगी। दाएं मतलब राइट साइड और बाएं मतलब लेफ्ट साइड। तो यहां पर दाएं बाएं जाएगी, दाएं बाएं जाने के बाद ऊंचाई पर गई, ठंडी हुई, भारी हुई और नीचे जाकर गिरेगी, तो यहां पर क्या हो जाएगा? उच्च दाब क्षेत्र का निर्माण हो जाएगा। इसी को नाम देते हैं उपोष्ण कटिबंधीय उच्च दाब क्षेत्र। उपोष्ण कहलाएगा ट्रॉपिकल, ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट के नाम से, ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट के नाम से जाना जाता है। देखिए कई जने लिख रहे हैं, अच्छे समझ में आ गया। कुछ जने क्या हो रहा है, देखिए इस टॉपिक में मेरा निवेदन है, बीच में आप कुछ भी कमेंट नहीं करें जब मैं इसमें समझा रहा हूं। आपका ध्यान यदि कमेंट करने में रह गया ना तो ये बातें समझ में आएगी ही नहीं। इसलिए जब मैं समझाऊं तो अच्छे से समझना, उस समय कोई भी कमेंट नहीं करें, अच्छा रहेगा। और जब समझ में आ जाए पूछो, उस समय अपना कमेंट करिए, समझ में आया नहीं आया, कोई डाउट हो बताइए, ये बढ़िया रहेगा। ठीक है, जिन्होंने बीच में नहीं कमेंट किया देखिए उनको बढ़िया समझ में आ रहा है, समझ में आ रहा है, कह रहा बहुत बढ़िया समझ में आया। तो जिनको नहीं समझ में आ रहा कारण यही है, बीच में वो बहुत कमेंट करते रहते हैं, कमेंट में ध्यान रहेगा, बातें टेक्निकल है, समझ में आ नहीं पाएगी, इसलिए बीच में कमेंट नहीं करें इन टॉपिकों में, कम से कम खास तौर से। कोई बात नहीं, टॉपिक थोड़ा इंपॉर्टेंट है, टेक्निकल है, एक बार पुनः जल्दी से बोलूंगा, जरा अच्छे से सुन लीजिएगा। ठीक है, मैं सारा जितना भी मैटर बोल रहा हूं ना, ये सब लिखवाऊंगा यहां पर। आपको एक भी शब्द लिखने की जरूरत नहीं है, चित्र बनाने की भी जरूरत नहीं है, मैं आराम से समय दूंगा मैं आपको। ये टॉपिक इंपॉर्टेंट है, सुनिएगा। लास्ट एक बार और बताऊंगा, यह महत्वपूर्ण है। 0 डिग्री पर सूर्य का तापमान सीधा गिरता है, सीधा गिरेगा तो हवाएं जल्दी से गर्म होगी, और गर्म होगी तो नमी समाप्त होगी, हवाएं हल्की हो जाएगी, हल्की होने के बाद पवनें ऊपर उठेगी, ऊपर उठेगी क्योंकि पृथ्वी गोल है। यहां तो हम सीधा पढ़ रहे लेकिन पृथ्वी क्या है? गोल है। और गोल होगी तो यहां पर क्या होगा? यहां फेरल का नियम लागू होगा। फेरल के नियम के अनुसार पवनें उत्तरी गोलार्ध में दाईं और दक्षिणी गोलार्ध में बाईं और मुड़ जाती है। अब क्या होगा? यहां पर हवाएं जब गर्म होगी, हल्की होगी, हल्की होने के बाद ऊपर उठेगी, ये ऊपर उठने के साथ ये जाएगी दाईं और, उत्तरी गोलार्ध में दाईं और राइट साइड, ये हाथ मेरा राइट हैंड है, दाईं और मुड़ जाएगी, और दक्षिणी गोलार्ध में बाईं और मुड़ेगी इस ओर, तो दाएं और बाएं मुड़ेगी, ये दाईं और ये बाईं और, ऊंचाई पर जाएगी, ठंडी होगी। दाएं बाएं जब मुड़ेगी तो दूरी भी तो बढ़ेगी। यहां पर सीधी सीधी जाती दूरी नहीं होती, लेकिन ये दाएं बढ़ रही है तो दूरी बढ़ी, ये बाएं बढ़ रही है तो दूरी बढ़ी, और ऊंचाई पर जाएगी, इतनी ठंडी हो जाएगी, भारी होगी, और भारी होने के बाद नीचे गिरेगी तो यहां पर क्या होगा? थोड़ा देखिए ऐसे दूर गिरेगी, दूर जाएगी और यहां जाकर गिरेगी, अर्थात ये गिरने वाला क्षेत्र बन जाता है। हवाएं जहां गिरती है उच्च दाब क्षेत्र का निर्माण हो जाता है। यही कहलाता है उपोष्ण कटिबंधीय उच्च दाब क्षेत्र के नाम से जाना जाता है। तो देखिए यहां पर 3 दाब कटिबंध बन गए, 2 उपोष्ण के, 1 विषुवतीय। उपोष्ण मतलब ट्रॉपिकल, मैं सब शब्द बता दूंगा, धीरे धीरे समय आएगा। डोलड्रम क्या होता है, गरजता 40, प्रचंड 50, चीखता 60, अश्व अक्षांश सारे बताऊंगा, बस थोड़ा सा धैर्य रखना आप। ठीक है,
अगला समझिएगा यहां पर, यहां है 75 डिग्री से 90 डिग्री, इधर भी 75 डिग्री से 90 डिग्री, 75 डिग्री टू 90 डिग्री। यह कहलाएगा उत्तरी ध्रुव का क्षेत्र, यह कहलाएगा दक्षिणी ध्रुव का क्षेत्र। तो उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव के क्षेत्र यहां पर जरा समझिएगा, अब अच्छे से समझना, बीच में कमेंट नहीं करें, नहीं तो नहीं समझ में आ पाएगा, अच्छे से सुनना। 0 डिग्री पर सूर्य का तापमान सीधा गिर रहा है, तापमान ज्यादा है, लेकिन ध्रुवीय क्षेत्र में तापमान अत्यधिक क्या गिरता है? तिरछा। बहुत तिरछा गिरेगा तो तापमान की प्राप्ति कम होगी। तापमान यहां पर अत्यधिक कम गिरता है, कई बार 0 डिग्री या उससे भी कम, और 0 डिग्री या उससे कम गिरेगा तो यहां पर सूर्य का तापमान, मैंने कहा था, देखिए बताऊं पढ़ाऊं उसके समय बीच में कमेंट मत करिए। स्वाति जी आपने कहा उपोष्ण कटिबंध समझाऊंगा, उपोष्ण क्या होता है, उपोष्ण शब्द की व्याख्या कर दूंगा, एक बार जरा यहां पर अच्छे से समझिएगा, ठीक है। सर आज दिन तक समझ में नहीं आया, अच्छे समझ में आ गया, देखिए ऐसा कुछ भी अभी नहीं लिखे, अभी केवल समझिएगा, ठीक है। यहां पर क्या होगा, ध्रुवीय क्षेत्रों में जरा समझते हैं। 0 डिग्री पर सूर्य का तापमान गिरता है, सीधा ज्यादा गिरेगा, ध्रुवीय क्षेत्र में सूर्य का तापमान गिरेगा तिरछा। तिरछा गिरेगा तो तापमान की प्राप्ति कम होगी, तापमान की प्राप्ति कम होगी तो इतनी कम, 0 डिग्री या उससे कम, 0 डिग्री या उससे कम होगी तो यहां पर हवाओं में जो नमी भी होगी वो क्या होगी, बर्फ के रूप में सतह पर जम जाएगी। कैसे, जरा एक उदाहरण सुनिएगा। हम जाते हैं आइसक्रीम वाले की दुकान पर, कहते हैं आइसक्रीम दीजिए, तो क्या होता है, दुकानदार फ्रिज खोलता है, और फ्रिज जो ही खोलेगा तो आप देखिए जब आइसक्रीम देता है फ्रिज के अंदर से आइसक्रीम निकाल कर दी तो उसके चारों ओर क्या जम जाती है, बर्फ जम जाती है, चारों ओर उसके बर्फ जम जाएगी। और चारों ओर जब बर्फ, वो बर्फ कैसे जमी, चारों दीवारों पर, आप देखिए फ्रिज खोलते ही आइसक्रीम जब लेते हैं चारों दीवारों पर बर्फ है, क्या बर्फ दुकानदार ने जमाई थी? वो नहीं, वो दुकानदार ने नहीं जमाई थी, वो अंदर की जो नमी थी, फ्रिज के अंदर की नमी, तापमान इतना कम था 0 डिग्री या उससे कम, -1, -2 या -5, जितना भी 0 डिग्री या उससे कम था, तो अंदर की नमी थी वो सतह पर बर्फ के रूप में क्या हुई, जम गई, चारों सतह पर उसकी बर्फ जम गई। वहां पर सेम बिल्कुल यहां पर भी सूर्य का तापमान तिरछा गिरता है, और सूर्य का जब तापमान तिरछा गिरता है यहां पर, तो यहां पर क्या होगा, सूर्य का जब तापमान तिरछा गिरेगा, तापमान अत्यधिक कम 0 डिग्री या उससे कम होगा, तो सतह के आसपास की जो नमी होगी वो नमी भी क्या होगी, सतह पर बर्फ के रूप में जम जाती है, और बारिश जो भी होगी तो वो भी बर्फ के रूप में आकर सतह पर जम जाएगी, इसलिए क्षेत्र क्या हो जाता है, बर्फीला क्षेत्र बन जाता है। तो सूर्य का तापमान तिरछा गिरने के कारण सतह पर जो नमी है वो बर्फ के रूप में जम जाती है, और बर्फ के रूप में जब जम जाएगी तो क्या होगा, सतह पर जम जाती है, यहाँ पर ध्रुवीय क्षेत्रों में बर्फ जम जाएगी, और बर्फ जमेगी तो क्या होगा, जरा आप सुनना। यहाँ पर अगर यहाँ पर मेरे सतह है, इस सतह के ऊपर मैं लाकर गर्मा गर्म कोयले डाल देता हूँ, गर्मा गर्म जलते हुए कोयले डालता हूँ, तो निकटवर्ती वायु भी उसके संपर्क में आने के कारण गर्म हो जाएगी, निकटवर्ती वायु भी क्या हो जाएगी, गर्म। अगर मैं इस सतह के ऊपर बर्फ रख देता हूँ बहुत सारी, तो संपर्क में आने के बाद वायु भी कैसी हो जाएगी, ठंडी हो जाएगी। सतह अगर बर्फीला है तो निकटवर्ती वायु भी क्या होगी, ठंडी। ठंडी होने का मतलब उसमें आर्द्रता हो जाएगी, जल हो जाएगा, नमी होगी, यूं कह दें। सेम बिल्कुल यहां पर भी। अब जरा कंप्लीट बात सुनिएगा, 2 दाब कटिबंध और आएंगे। 0 डिग्री पर सूर्य का तापमान सीधा, ध्रुवीय क्षेत्रों में सूर्य का तापमान गिरता है तिरछा, और सूर्य का तापमान जब तिरछा गिरेगा तो तापमान की प्राप्ति अत्यधिक कम होगी, 0 डिग्री या उससे कम, तो सतह की नमी पर जम जाता है बर्फ। तभी देखिए आर्कटिक क्षेत्र, अंटार्कटिका क्षेत्र, यहाँ पर बर्फ जम जाती है। बर्फ जमेगी तो निकटवर्ती वायु भी संपर्क में आने के बाद कैसी हो जाएगी, आर्द्रता युक्त हो जाएगी, नमी युक्त हो जाएगी, ठंडी हो जाएगी वायु निकटवर्ती। और ठंडी वायु होती है या आर्द्रता युक्त वायु होती है वो भारी होती है, और भारी वायु हमेशा कहाँ गिरेगी, ऊपर से नीचे की ओर, ऊपर से नीचे गिरेगी हमेशा। यहाँ पर वायु का यहाँ पर दबाव होगा, हमेशा ऊपर से नीचे की ओर दबाव डालेगी, ऊपर से नीचे गिरेगी तो यहाँ पर क्या बन जाएगा, हवाओं का प्रेशर ज्यादा होगा, दाब। ये कहलाएगा ध्रुवीय क्षेत्र पर बन रहा है, नाम कहलाएगा ध्रुवीय उच्च दाब क्षेत्र के नाम से। ये कहलाती है ध्रुवीय उच्च दाब क्षेत्र। ध्रुवों के पास से बनेगा, नाम पड़ जाएगा ध्रुवीय उच्च दाब क्षेत्र, पोलर हाई प्रेशर बेल्ट, ध्रुवीय उच्च दाब क्षेत्र के नाम से जाना जाता है।
ये उत्तरी ध्रुवीय उच्च दाब क्षेत्र, ये कहलाएगा दक्षिणी ध्रुवीय उच्च दाब क्षेत्र। ध्रुवीय उच्च दाब क्षेत्र। ये बातें समझ में आई या नहीं? अब कमेंट करके बताइए मुझे, बताइए बातें समझ में आई या नहीं। उच्च दाब को मैं हमेशा ऐसे लाइनिंग के रूप में दर्शाऊंगा, आडी लाइनें जो बनाऊंगा ये उच्च दाब का क्षेत्र होगा। हवाएं गिरेगी यहां पर भारी होकर, और गिरेगी तो हमेशा क्या बन जाएगा? उच्च, और ध्रुवों पर बनेगा, बन जाएगा ध्रुवीय उच्च दाब क्षेत्र। ध्रुवीय उच्च दाब क्षेत्र। बात समझ में आई? अब जरा कमेंट करके बताइए मुझे, एक एक में मैं पूछता जाऊंगा, महत्वपूर्ण है। बताइए बात समझ में आई या नहीं? अब बोल सकते हैं स्वाति जी, सॉरी की कोई जरूरत नहीं है, किसी को आराम से उसमें बोल सकते हैं। बातें कोई दिक्कत हो तो पूछिए आप मुझे, कोई समस्या नहीं। बहुत बढ़िया, इस बार सही किया। अब कमेंट अपने करके बताइए, बात समझ में ना आई हो तो कुछ सवाल पूछिए, बात बताइए। बातें समझ में आ रही है? इंग्लिश में देखिए, इक्वेटोरियल लो प्रेशर बेल्ट। इंग्लिश मीडियम वाले सुन लीजिए, सही कहा, बढ़िया। इक्वेटोरियल लो प्रेशर बेल्ट के नाम से, इक्वेटोरियल लो प्रेशर बेल्ट। ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट, ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट। और ये कहलाता है पोलर हाई प्रेशर बेल्ट। ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट और पोलर हाई प्रेशर बेल्ट के नाम से। इक्वेटोरियल लो प्रेशर बेल्ट, ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट और पोलर हाई प्रेशर बेल्ट। कितने दाब कटिबंध बन गए जरा यहां पर बताएं मुझे, कितने दाब कटिबंध बने अभी तक? कितने दाब कटिबंध बने या चित्र देख के बताइए मुझे, ताकि मैं क्लियर रहूं कितना आपको समझ में आ रहा है या कितना नहीं। अभी तक कितने दाब कटिबंध बने यहां पर? जरा जल्दी से कमेंट करके बताएं। आज के बाद नहीं होगा कंफ्यूजन, बहुत बढ़िया, सही है। अभी पूरा नहीं हुआ है टॉपिक, अभी तो बहुत सारी बातें समझाऊंगा मैं इसमें, खूब सारी। अभी तक 5 दाब कटिबंध लिखे हैं पंकज जी ने, बिल्कुल सही कहा, 5 दाब कटिबंध बने अभी तक। टोटल कितने? 7 दाब कटिबंध हैं अभी तक बने, केवल 5 दाब कटिबंध बताए मैंने। यहां पर देखिए, ध्रुवीय उच्च दाब क्षेत्र इधर, इधर ध्रुवीय उच्च दाब क्षेत्र 2 हो गए, 2 उपोष्ण कटिबंधीय उच्च दाब क्षेत्र और 1 विषुवतीय निम्न दाब क्षेत्र, 5 दाब कटिबंध बताएं। टोटल कितने लिखवाए थे याद करिए? टोटल है यहां पर 7 दाब कटिबंध पाए जाते हैं। संपूर्ण पृथ्वी पर 7 दाब कटिबंधों का निर्माण होता है। अभी हमने कितने पढ़े? 5 दाब कटिबंधों के बारे में चर्चा की है। अब पढ़ते हैं, नहीं देखिए 3 नहीं हुए, 5 हो गए। कई जने 3 इसलिए कह रहे हैं, देखिए 3 इसलिए नहीं है क्योंकि अलग अलग है दोनों। उपोष्ण कटिबंध इधर भी है, उपोष्ण इधर भी है, 2 कहलाएंगे। ध्रुवीय इधर भी है और ध्रुवीय इधर भी है, तो ये 2 कहलाएंगे 4, और एक कहलाएगा विषुवतीय निम्न दाब क्षेत्र 5। 3 कह रहे हैं वो ठीक है, लेकिन ज्यादा सही है जो 5 होंगे, क्योंकि दोनों तरफ अलग अलग कहलाएंगे। उत्तरी ध्रुवीय उच्च दाब क्षेत्र, दक्षिणी ध्रुवीय उच्च दाब क्षेत्र। सोनू जी कह रहे हैं एक बार ध्रुवीय उच्च दाब क्षेत्र को वापस से समझा दें, एक बार जरूर समझाऊंगा, सुनिएगा। सर ये एक बार और समझा दीजिए प्लीज, आगे भी समझ में आ जाएगा। ठीक है, एक बार और समझाऊंगा, कईयों की डिमांड है, सुनिएगा। विषुवतीय क्षेत्र पर ध्रुवीय उच्च दाब क्षेत्र समझा रहा हूं, पोलर हाई प्रेशर बेल्ट क्या है जरा एक बार और सुनिएगा। 0 डिग्री पर सूर्य का तापमान सीधा गिरता है, 0 डिग्री पर ज्यादा गिरेगा सूर्य का तापमान तो यहां पर क्या होगा? तापमान ज्यादा होगा। जबकि ध्रुवीय क्षेत्र में तापमान गिरता है बिल्कुल सीधा, सॉरी तिरछा गिरेगा। ध्रुवीय क्षेत्र में तापमान गिरता है बिल्कुल तिरछा गिरेगा, और तिरछा गिरेगा तो क्या होगा? तिरछा गिरेगा तो तापमान की प्राप्ति कम होगी, कम होगी तो यह क्षेत्र बहुत ठंडा हो जाएगा। तापमान जहां कम गिरेगा वहां पर तापमान क्या होगा? ठंडा हो जाएगा, और इतना ठंडा हो जाएगा कि सतह के ऊपर क्या जम जाएगी? बर्फ। तो सतह पर जम जाती है बर्फ, और सतह पर जब बर्फ जमेगी, अगर यहाँ सतह पर बर्फ जमा दूं तो निकटवर्ती वायु भी संपर्क में आने के बाद क्या हो जाएगी? ठंडी। ठंडी वायु हो जाना मतलब उसमें नमी आ जाएगी, और नमी आ जाएगी तो पवने कहाँ गिरेगी? भारी। नमी होने के बाद पवने भारी हो जाती है, और भारी होने के बाद ऊपर से नीचे गिरेगी, ऊपर से नीचे गिरेगी तो यहाँ पर उच्च दाब क्षेत्र का निर्माण हो जाता है। तो पवने ऊपर से नीचे गिरेगी, उच्च दाब क्षेत्र का निर्माण हो जाता है।
यही उच्च दाब क्षेत्र कहलाता है, ध्रुवीय उच्च दाब क्षेत्र के नाम से जाना जाता है। तो यहां पर कहलाएगा ध्रुवीय उच्च दाब क्षेत्र के नाम से। अब यहां पर कुछ बातें समझिएगा, अगले दो दाब कटिबंध थोड़े और इंपॉर्टेंट है, समझिएगा बढ़िया से। हमने कहा था पहली परिभाषा पवन गैसों का क्षैतिज, अगले दो दाब कटिबंध के लिए थोड़ा कुछ बातें बता रहा हूं, जरा सुनिएगा। हमने पहली परिभाषा पढ़ी थी पवन गैसों का क्षैतिज प्रवाह जो उच्च दाब क्षेत्र से निम्न दाब क्षेत्र की ओर गमन करती है, उच्च दाब क्षेत्र से निम्न दाब क्षेत्र की ओर गमन करती है। तो यहां पर देखिएगा उच्च दाब है, हाई प्रेशर है, और इधर क्या है, लो प्रेशर। पवनें चलेगी इधर से इधर की ओर, हाई टू लो प्रेशर, उच्च दाब क्षेत्र से निम्न दाब, इधर ही जाने की दिशा होगी, हाई टू लो। इधर भी चलेगी हाई टू लो। देखिए पवनें इधर से इधर चलेगी। अब एक सवाल आ रहा है, सर उपोष्ण क्या है, डिफाइन कर दीजिए। उपोष्ण देखिए क्या है, उपोष्ण इंग्लिश में तो कहते हैं ट्रॉपिकल। उप उष्ण, उपोष्ण का शब्द क्या बन गया, उप प्लस उष्ण, उप प्लस उष्ण, संधि विच्छेद कर दें तो क्या हो जाएगा, उप प्लस उष्ण। तो वैसे ये उष्ण क्षेत्र होता है वो यहाँ पर गर्म ज्यादा, और ये 23.5 से 23.5 का मतलब घास भूमियां पड़ी थी, याद करिए उष्ण कटिबंध। 23.5 से 23.5 के बीच में क्या पड़ा था, उष्ण कटिबंध पड़ा था, याद करिए। तो उष्णता से थोड़ा कम हो जाता है उष्णता, नाम क्या पड़ जाएगा, उपोष्ण कटिबंध। 23.5 के बाद में थोड़ी सी गर्मी कम हो जाएगी, नाम क्या पड़ गया, उपोष्ण कटिबंध। उप प्लस उष्ण, उष्णता थोड़ी सी कम, नाम पड़ गया उपोष्ण कटिबंध के नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो ये कहलाता है उपोष्ण कटिबंध के नाम से जाना जाता है। उप प्लस उष्ण उपोष्ण, उष्णता थोड़ी कम हो गई 23.5 से 35 के बीच में, नाम पड़ गया उपोष्ण कटिबंध। उप उष्ण, उष्णता थोड़ी कम तो नाम पड़ गया उपोष्ण अर्थात उपोष्ण कटिबंध के नाम से। अब जरा यहां पर समझिएगा, दो दाब कटिबंध और समझाऊंगा, फिर वही, अभी कमेंट नहीं करें, एक बार समझिएगा अगले दो दाब कटिबंधों का निर्माण कैसे होगा। पवन गैसों का क्षैतिज प्रवाह जो उच्च दाब क्षेत्र से निम्न दाब क्षेत्र की ओर गमन करती है। उच्च दाब क्षेत्र है यहाँ पर उपोष्ण कटिबंध, निम्न दाब क्षेत्र है विषुवतीय। उच्च से निम्न चलेगी पवन है, हाई टू लो चलेगी, पवनों के जाने की दिशा हाई टू लो, इधर भी हो जाएगा हाई टू लो। उच्च से निम्न दाब क्षेत्र की ओर पवने, इधर उच्च दाब इधर निम्न दाब, इधर से इधर की ओर चलेगी, इधर चलेगी इधर से इधर की ओर, यह कहलाती है उपोष्ण कटिबंधीय उच्च दाब क्षेत्र से विषुवतीय निम्न दाब क्षेत्र की ओर। ये इधर से इधर इनके चलने की दिशा हुई। अब यहां पर जरा समझिएगा क्या होगा, इधर भी उच्च दाब और यहां पर भी उच्च दाब। अब क्या होगा, उच्च है इधर भी उच्च दाब है, यहां उच्च है और इधर भी उच्च है। अब इनके बीच में पवनें कैसे चलेगी, पवन गैसों का क्षैतिज प्रवाह जो उच्च दाब क्षेत्र से निम्न दाब क्षेत्र की ओर चलती है, उच्च से निम्न की ओर। यहां पर भी उच्च है और यहां पर भी उच्च है। अब उच्च से निम्न की ओर चलती है, इधर उच्च है यहां पर भी उच्च। अब क्या होगा, जरा एक उदाहरण समझिएगा, इनके बीच में पवनें कैसे चलेगी। हमने कहा यहां तो ठीक है उच्च से निम्न की ओर, इधर भी उच्च से निम्न की ओर, लेकिन इनके बीच में पवनें कैसे चलेगी, इधर भी उच्च है और इधर भी उच्च है। अब पवनें और इधर भी उच्च और यहां पर भी उच्च, अब बीच में पवनें कैसे चलेगी उसका जरा उदाहरण सुनिएगा। एक ट्रैक है, मान लीजिए जहां मैं खड़ा हूं सामने, या इतना चौड़ा एक ट्रैक है, रास्ता बन रखा है, एक मोटर या इधर एक रास्ता बन रखा है इतना चौड़ा, इतना ही चौड़ा है इसकी जितनी एक मोटरसाइकिल गुजर सकती है। एक मोटरसाइकिल आ रही है इधर से बड़ी तेजी से 100 की रफ्तार में, इधर से एक आ रही है उधर से 100 की रफ्तार में बड़ी तेजी से। दोनों आएगी, रास्ता एक ही निकल सकती है, दोनों साइड में होकर निकल नहीं सकती, चौड़ाई इतनी है। आने के बाद क्या होगी, आने के बाद क्या होगा, दोनों मोटरसाइकिलें बड़ी तेजी से आएगी तो क्या होगा, मोटरसाइकिलें दोनों आएगी तेजी से आकर क्या होगी, टकरा जाएगी। टकराने के बाद क्या होगा, मोटरसाइकिलें जब टकराएगी, टकराने के बाद क्या होगा, टकराने के बाद ये होगा आमने सामने से जब आएगी तो यहाँ टकरा जाएगी। टकराने के बाद क्या होगा, टकराने के बाद कुछ नहीं होगा, चकनाचूर हो जाएगी, टकराएगी। लेकिन ऊपर बैठे व्यक्ति का क्या हाल होगा, ऊपर बैठे व्यक्ति का हाल क्या होगा, कुछ नहीं होगा, ऊपर चला जाएगा। और क्या होगा, टकराने के बाद वो कहां चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा। तो मोटरसाइकिल टकराने के बाद कहां जाएगा, अगर ये दोनों यहां से आ रही है तो टकराने के बाद कहां चली जाएगी, ऊंचाई की ओर चली जाएगी। सेम बात यहां पर भी,
अब जरा सुनिएगा अगले दाब कटिबंध का निर्माण। उपोष्ण कटिबंधीय उच्च दाब और ध्रुवीय उच्च दाब क्षेत्र से यहां से जब पवनें चलेगी तो पवनें चलने के कारण ये दोनों आपस में टकराएगी। टकराने के बाद कहां जाएगी? ऊपर की ओर। तो यहां पर देखिए दोनों टकरा कर जाएगी ऊपर की ओर, तो बीच का क्षेत्र लगभग कुछ खाली रह जाएगा। यहां पर बीच का क्षेत्र क्या रह जाएगा? लगभग खाली। सेम बात यहां पर भी, ध्रुवीय क्षेत्र से चलने वाली पवनें और उपोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र से, ट्रॉपिकल क्षेत्र से चलने वाली पवनें और पोलर रीजन से चलने वाली पवनें दोनों आपस में टकरा जाएगी। टकराने के बाद क्या होगा? टकरा कर कहां चली जाएगी? ऊपर। तो ऐसे कुछ होगा, देखिएगा दोनों पवनें आई, टकरा कर यहां ऊपर गई, तो बीच का क्षेत्र लगभग खाली रह जाएगा। यही खाली क्षेत्र कहलाता है। यहां टकराने के बाद ऊपर गई, ऊपर जाएगी, बीच का क्षेत्र खाली, और ये अपेक्षाकृत क्या होगा? निम्न दाब का क्षेत्र, खाली क्षेत्र रह जाएगा, नाम कहलाएगा, अर्थात दोनों के बीच में होगा, तो ये कहलाएगा ध्रुवीय उच्च दाब क्षेत्र। थोड़ा कम उप ध्रुवीय या अधो ध्रुवीय निम्न दाब क्षेत्र का निर्माण। तो यहां पर निर्माण हो जाएगा, देखिए दोनों जहां पवनें टकराएगी यहां पर अधो ध्रुवीय निम्न दाब क्षेत्र का निर्माण हो जाएगा। यहां पर भी दोनों के मध्य में अधो ध्रुवीय निम्न दाब क्षेत्र 45 से 65 डिग्री अक्षांशों के मध्य में 45 टू 65। यहां पवनें आकर टकराएगी। उपोष्ण कटिबंध या ट्रॉपिकल हाई प्रेशर से पोलर हाई प्रेशर से जब दोनों से पवनें आकर टकराएगी, टकराने के बाद ऊपर चली जाएगी, बीच का क्षेत्र खाली रह जाएगा, वही कहलाएगा लो प्रेशर बेल्ट के नाम से। जहां पर हवाएं टकरा हवा होती है वहां पर उच्च दाब क्षेत्र होता है अपेक्षाकृत। टकराने के बाद ऊपर गई तो ऐसे टकराएगी, यहां पर टकराई, टकराने के बाद ऊपर गई, बीच का क्षेत्र लगभग खाली रह गया, यह कहलाता है लो प्रेशर बेल्ट के नाम से। यह कहलाएगा अधो ध्रुवीय निम्न दाब क्षेत्र, अधो ध्रुवीय निम्न दाब क्षेत्र। सब पोलर लो प्रेशर बेल्ट, ये पोलर है तो क्या कहलाएगा? सब पोलर लो प्रेशर बेल्ट, ये भी कहलाएगा सब पोलर लो प्रेशर बेल्ट। अधो ध्रुवीय कहें या उप ध्रुवीय कहें एक ही बात है। अधो ध्रुवीय इंग्लिश में कहेंगे सब पोलर लो प्रेशर बेल्ट के नाम से, अधो ध्रुवीय निम्न दाब क्षेत्र के नाम से जाना जाता है। यही कहलाएगा अधो ध्रुवीय निम्न दाब क्षेत्र या सब पोलर लो प्रेशर बेल्ट के नाम से जाना जाता है। इसमें क्वेश्चन कैसे बनेंगे समय वो भी अभी दर्शाऊंगा मैं आपको जल्द। कल जैसे बताया था कोरिलेस बल में कैसे बनते हैं, इसमें भी बताऊंगा। टॉपिक हो जाने दीजिए, उसके बाद में टॉपिक होने वाला है, उसके बाद में मैं आपको जरूर दर्शाऊंगा कैसे क्वेश्चन बनते हैं, क्या आपको करना है। क्वेश्चन आपके सामने भी लाऊंगा, आप करके भी बताइएगा। यहां तक बातें समझ में आई या नहीं? ये टोटल पृथ्वी पर 7 दाब कटिबंधों का निर्माण हुआ है। 7 दाब कटिबंध बन जाते हैं ऐसे। तो देखिए 7 दाब कटिबंधों का निर्माण हुआ है यहां पर जो दर्शाया। ये बातें टॉपिक समझ में आया नहीं? कैसे दाब कटिबंधों का निर्माण हुआ? ठीक है, कह रहे सच में बड़ा इतना इजी है? इतना इजी है, बिल्कुल समझे तो बहुत इजी है, और नहीं समझ में आता है तो बहुत मुश्किल भी है। समझ में आ गया होगा उम्मीद करता हूं। जरा बताइए। देशराज जी नहीं आया, कौन सा टॉपिक नहीं आया बताइए मुझे जरा, उसके ऊपर फोकस डालूंगा। कौन सा दाब कटिबंध नहीं समझ में आया जरा बताएं मुझे। देखिए दोनों तरफ हाई प्रेशर है, तब हवाएं क्यों चलेगी? हवा तो पूरे पृथ्वी पर आसपास में सभी जगह हवाएं तो चलेगी, लेकिन हवाएं जब चलेगी यहां पर टकरा कर ऊपर चली जाएगी तो बीच में निम्न दाब क्षेत्र का निर्माण हो जाता है। इसलिए यहां पर क्या बन जाता है? निम्न दाब क्षेत्र का निर्माण हो जाता है। तो इस प्रकार संपूर्ण पृथ्वी पर अब देखिए कितने दाब कटिबंध बन गए? 7 दाब कटिबंधों का निर्माण हो गया है। सर पोल पर सूर्य की किरणें तिरछी कैसे पड़ती है? तो देखिए यहां 0 डिग्री पर सीधी गिरेगी सूर्य, अगर यहां पर है तो यहां पर क्या होगा? तिरछी गिरेगी। यहां पर सूर्य होगा तो क्या गिरेगी? तिरछी।
और 0 डिग्री पर क्या गिरेगी, सीधी गिरेगी, 0 डिग्री पर सीधी, और जबकि ध्रुवीय क्षेत्रों में तिरछी गिरती है। हाँ, मैं नोट भी करवाऊंगा। सब क्लियर है, एकदम बढ़िया है। उपध्रुवीय निर्माण इसलिए होगा क्योंकि उपोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र से चलने वाली और ध्रुवीय क्षेत्र से चलने वाली पवनें जब आपस में आकर टकराएगी, टकराकर जब ऊपर जाएगी तो दोनों के मध्य का क्षेत्र, अर्थात दोनों के मध्य में जब ये पवनें आकर टकराएगी, ऊपर जाएगी, तो मध्य का क्षेत्र हो जाएगा वो लगभग क्या रह जाता है, लगभग खाली रह जाएगा। तो वही बन जाएगा निम्न दाब, लो प्रेशर रह जाएगा, कहलाएगा सब पोलर लो प्रेशर बेल्ट के नाम से जाना जाता है। 7 दाब कटिबंधों का यहां पर निर्माण होता है। अब ये दाब कटिबंध क्यों बने, इनके कारण सुनिएगा। कारण मैं समझा चुका हूं आपको। इन दाब कटिबंधों के मैंने लिखा था, एक सेंटेंस लिखा था, यहां पर याद करिए। इन दाब कटिबंधों के निर्माण का कारण क्या है? 3 दाब कटिबंध बनेंगे तापीय कारण, थर्मल से, जबकि 4 दाब कटिबंधों का निर्माण गतिक कारण या डायनेमिक रीजन से होता है। ये बातें लिखी, अब इसको जरा समझते हैं। देखिए, अब मैंने यहां पर एक निष्कर्ष दिया, वही जो बातें समझाई। पहले पॉइंट सुनिएगा। संपूर्ण पृथ्वी पर कुल 7 दाब कटिबंध पाए जाते हैं। पहला, ध्रुवीय उच्च दाब, अधोध्रुवीय निम्न दाब, उपोष्ण कटिबंधीय उच्च दाब, विषुवतीय निम्न दाब, उपोष्ण कटिबंधीय उच्च दाब, अधोध्रुवीय निम्न और ध्रुवीय उच्च दाब। 7 यहां पर दाब कटिबंधों का निर्माण हुआ है। देखिए, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वां, 6ठा, 7वां। संपूर्ण पृथ्वी पर कुल 7 दाब कटिबंध पाए जाते हैं। अगला निष्कर्ष सुनिएगा। पहला निष्कर्ष, संपूर्ण पृथ्वी पर 7 दाब कटिबंध 7 प्रेशर बेल्ट्स पाए जाते हैं। दूसरा, इन 7 दाब कटिबंधों में से देखिएगा 4 दाब कटिबंध उच्च दाब के हैं, जबकि 3 दाब कटिबंध निम्न दाब के हैं। 4 दाब कटिबंध उच्च दाब के, यहां पर देखिए जिनके नीचे लाइन लगा रखी है, उच्च दाब, उच्च दाब, उच्च दाब और उच्च दाब। और जबकि 3 दाब कटिबंध किसके? निम्न दाब के हैं। देखिए, अधोध्रुवीय निम्न, विषुवतीय निम्न, अधोध्रुवीय निम्न के बारे में। तो 3 दाब कटिबंध निम्न के, 4 दाब कटिबंध पाए जाते हैं उच्च दाब के क्षेत्र से। बात समझ में आई? अब तीसरा निष्कर्ष सुनिएगा। ये उच्च दाब व निम्न दाब की एक निरंतर श्रृंखला के रूप में दाब कटिबंध पाए जाते हैं। उच्च दाब और निम्न दाब की एक कंटिन्यू क्या है? सीरीज है। यहां पर पहला उच्च दाब तो अगला निम्न दाब, फिर उच्च दाब, फिर निम्न दाब, उच्च दाब, निम्न दाब और उच्च दाब। उच्च निम्न दाब की ये 7 दाब कटिबंध एक निरंतर श्रृंखला के रूप में पाए जाते हैं। उच्च निम्न दाब की एक निरंतर श्रृंखला के रूप में पाए जाते हैं। कंटिन्यू एक सीरीज है, उच्च निम्न, उच्च निम्न, उच्च निम्न और उच्च। ये कंटिन्यू यहां पर क्या होती है? सीरीज पाई जाती है। तो ये 7 दाब कटिबंधों का निर्माण होता है। ठीक है, सीरीज पाई जाती। अब ये दाब कटिबंध क्यों बने, एक छोटा सा बिंदु और है, तो उसके बारे में जरा समझेगा। नेमिचंद जी एक प्रश्न पूछ रहे हैं, बहुत बढ़िया सर, कोर्स कब तक कंप्लीट होगा? 3 महीने और लगेंगे कोर्स होने में। ठीक है, 3 महीने का मिनिमम समय लगेगा मेरा कोर्स होने में। भारत भूगोल, विश्व भूगोल पढ़ाऊंगा आज से 3 महीने और, समझ लीजिए। जून, जुलाई, अगस्त तो पक्का है, ज्यादा भी हो सकता है। ठीक है, मिनिमम 3 मंथ्स पक्का। अब जरा सुनते हैं दाब कटिबंध क्यों बने उसके बारे में। सर, ग्लोब के नीचे क्या हेडिंग लगे? ग्लोब के नीचे यही हेडिंग लिखना था, विश्व के दाब कटिबंध। ये 3 पॉइंट नोट किए थे, उसके बाद में चित्र बनाना है आपको, ये हेडिंग होगी और क्या। अब यहां पर समझ लीजिएगा, एक 2 मिनट का बिंदु और रहा है जो एग्जाम में सवाल आते हैं। ये दाब कटिबंध विषुवतीय निम्न दाब क्षेत्र क्यों बना? ध्यान से सुनिएगा। विषुवतीय निम्न दाब क्षेत्र का निर्माण क्यों हुआ, किस कारण से हुआ, उसका जरा कारण सुनिएगा। मैंने कहा था 0 डिग्री पर तापमान की प्राप्ति ज्यादा होगी, ज्यादा होगी तो हवाएं गर्म हुई, और गर्म होने के बाद में हवाओं से नमी समाप्त हुई, हल्की हुई, तभी हवाएं ऊपर उठी। यहां से गर्म और हल्की होकर ऊपर उठने से हवाएं जब यहां पर गर्म हुई और गर्म होकर ऊपर उठेगी, तभी तो यहां पर क्या बना? निम्न दाब क्षेत्र का निर्माण हुआ। तभी तो यहां पर क्या बना? लो प्रेशर बेल्ट का निर्माण हो गया। और लो प्रेशर बेल्ट बना तो इसका मतलब सूर्य का तापमान ज्यादा था, तापमान ज्यादा था, हवाएं गर्म हुई, गर्म होने के बाद हल्की हुई, नमी समाप्त हुई और ऊपर उठी, तभी तो क्या बना?
लो प्रेशर का निर्माण हुआ। तो तापमान ज्यादा होने के कारण ही तो बनाया लो प्रेशर का निर्माण। तापमान ज्यादा था, हवाएं गर्म हुई, गर्म होने के बाद हल्की हुई, नमी समाप्त हुई और ऊपर उठी। तो तापमान ज्यादा होना इसके लिए जिम्मेदार कारण था। इस कारण को हम नाम देंगे तापीय कारण कहलाता है। विषुवतीय निम्न दाब क्षेत्र के निर्माण का प्रमुख कारण है थर्मल रीजन या तापीय कारण के नाम से। तापमान का ज्यादा होना, तापमान ज्यादा है, हवाएं गर्म हुई, गर्म होकर हल्की होगी और हल्की होने के बाद ऊपर उठेगी, ऊपर उठेगी तभी तो क्या हुआ, तापमान ज्यादा हुआ, हवाएं गर्म होकर हल्की होगी, नमी समाप्त होगी, ऊपर उठी तभी तो निर्माण का प्रमुख कारण है तापमान का अधिक होना या तापीय कारण है। ये इसके लिए जिम्मेदार कारण कहलाएगा। एक बात बता रहा हूं मैं आपको, बहुत जने ये प्रश्न पूछ रहे हैं सर इंडियन ज्योग्राफी कब होगी, इंडियन ज्योग्राफी कब होगी। आज मेरा आंसर सुनिएगा अच्छे से। अगर ये टॉपिक इसके बाद आएगा वैश्विक पवने, सुनना मेरी बात को, वैश्विक पवनों में आएगा पछुआ पवने, व्यापारिक पवने भी। पछुआ पवने समझे बिना जेट स्ट्रीम नहीं समझा जा सकता, जेट स्ट्रीम समझ में नहीं आएगा। ITCZ कॉन्सेप्ट होता है वो समझ में नहीं आएगा, पक्का नहीं आएगा। अगर पवने समझ में नहीं आई तो 100%। कोई भी दुनिया का ऐसा आदमी नहीं है जो कह दे मुझे पवने समझ में नहीं आई और मॉनसून समझ में आ गया। इम्पॉसिबल, असंभव है ये वैसी बात है जैसा आप कहेंगे ABCD तो नहीं आती लेकिन इंग्लिश के वर्ड्स आते हैं, ये संभव नहीं है। ABCD से ही वर्ड्स बनेंगे। वैसे ही यहां पर इन पवनों को समझे बिना इंडियन मॉनसून नहीं समझा जा सकता, पक्का है, इम्पॉसिबल इसको समझे बिना। तो ये टॉपिक पढ़े बिना मैं कैसे इंडियन ज्योग्राफी पर आ जाऊं बताइए। अक्षांश देशांतर समझाए बिना मैं कैसे इंडिया का भूगोल बता दूं। मैं वैगनर का सिद्धांत बताए बिना कैसे हिमालय की उत्पत्ति बता दूं। हिमालय कैसे बना ये वैगनर को समझे बिना समझ ही नहीं सकते। वर्ल्ड ज्योग्राफी का टॉपिक है वैगनर और प्लेट टेक्टोनिक्स के बिना। तो ये वर्ल्ड ज्योग्राफी के बेस है। उन्हीं लोगों की इंडियन ज्योग्राफी कमजोर रह जाती है जो बेसिक से नहीं पढ़ते हैं। मैं यहां पर आपको बेसिक से पढ़ाने आया हूं, सारे टॉपिकों पर चर्चा करूंगा। यह अधिकार आप मेरे ऊपर छोड़िए, कौन सा टॉपिक पहले पढ़ाना है, कौन सा बाद में पढ़ाना है, कौन किसका बेस होगा, वो सारी बातें इंपॉर्टेंट। ये वही बात कह रहे हैं आप कि सर 5वीं क्लास से पढ़ रहे हैं, हमें फिजिक्स पढ़ा दीजिए डिटेल से। नहीं समझ पाएंगे आप फिजिक्स को अच्छे से, क्योंकि उस समझ बनते हुए समय लगेगा। इसलिए पहले वर्ल्ड ज्योग्राफी के कॉन्सेप्ट हो जाने दीजिए बढ़िया से, उसके बाद ही ये प्रश्न करें। बारंबार आप प्रश्न करने वाले, मैं आगे जवाब नहीं दूंगा इंडियन ज्योग्राफी कब पढ़ाएंगे, ठीक है। पहले वर्ल्ड ज्योग्राफी 2 महीने मुझे लगेंगे, जून और जुलाई का महीना लग जाएगा। अगस्त में नंबर आएगा इंडियन ज्योग्राफी का, ठीक है। सुन लीजिए यहां पर, अब सूर्य का तापमान ज्यादा होगा, हवाएं गर्म होगी और गर्म होने के बाद हल्की होने के बाद ऊपर उठेगी, ऊपर उठेगी तो तापमान ज्यादा था तभी तो क्या बना, तापमान ज्यादा था तभी तो क्या बन गया, यहां पर निम्न दाब क्षेत्र का निर्माण होगा। तो यह कहलाएगा तापमान की अधिकता के कारण बना यह, अर्थात निम्न दाब क्षेत्र नाम कहलाएगा तापीय कारण। उपोष्ण कटिबंधीय या ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट क्यों बना, उसका कारण सुनना। यहां पर जरा समझिएगा, तापमान ज्यादा था, हवाएं गर्म हुई और ऊपर उठी। ऊपर उठने के कारण ये तो गई, अर्थात दाईं ओर पवनों ने ऐसे गति करी, गति करके दाईं ओर गई राइट साइड, और ये बाईं ओर गई, दाएं बाएं गई, ऊंचाई पर गई और जाकर नीचे गिरी। नीचे गिरी तभी तो यहां पर क्या हुआ, उच्च दाब क्षेत्र का निर्माण हुआ। तो पवनों ने यहां से दाएं बाएं गति करी, गति करने के बाद यहां जाकर गिरी और गति करने के कारण गिरी। तो पवनों की गति के कारण ये दाब, गति करके पवनों ने अर्थात मोशन, गति हुई, गति करके दाएं गई, ये बाएं गई, ऊंचाई पर गई, ठंडी हुई और नीचे जाकर गिरी। तो पवनों की गति के कारण ये दाब कटिबंध निर्मित हुआ। तो इन दाब कटिबंधों के निर्माण का प्रमुख कारण है गतिक कारण, और यह भी कहलाता है गतिक कारण कहलाता है। तो इन 2 दाब कटिबंधों के निर्माण का कारण है गतिक कारण, डायनेमिक रीजन, और इसके निर्माण का कारण है थर्मल रीजन। डायनेमिक रीजन और थर्मल रीजन, तापमान की अधिकता। और ये देश राज्य क्या कह रहे हैं, जरा टेक्निकल में बताएं मुझे, क्या प्रश्न है उनका। मेरी बात सुन लो सर, बताइए क्या बात है, सुने आपकी। नहीं, ये नहीं है। तो ये कहलाता है गतिक कारण से निर्मित है और ये तापीय कारण से निर्मित है। अगला जरा बात सुनिएगा,
ध्रुवीय उच्च दाब, पहले इसका बताऊंगा पोलर हाई प्रेशर बेल्ट क्यों बना। यहां पर हमने कहा था सूर्य का तापमान यहां पर बहुत ही तिरछा गिरेगा। सूर्य का तापमान बहुत तिरछा गिरा तो अत्यधिक ठंडा हो गया, ठंडा होकर यह क्षेत्र बर्फीला हो गया, और बर्फ बर्फीला हुआ तभी तो निकटवर्ती वायु क्या हुई, ठंडी होकर यहां पर भारी हुई, और भारी होने के बाद ऊपर से नीचे आकर गिरी। तो ऊपर से नीचे आकर गिरी, या तापमान बहुत कम था, बर्फ जमा, निकटवर्ती वायु भारी हुई और भारी होने के कारण नीचे गिरी। तो यहां पर क्षेत्र अत्यधिक ठंडा है, तापमान बहुत कम है, तापमान बहुत कम है, तभी तो यहां पर क्या हुआ, तभी तो हवाएं अर्थात ठंडी हुई, भारी हुई और नीचे की ओर आकर गिरी। यहां तापमान ज्यादा होता तो ऐसा नहीं हो पाता। अतः इस दाब कटिबंध के निर्माण का सबसे प्रमुख कारण है तापमान का कम होना। तापमान कम है तभी हवाएं अर्थात यहां पर बर्फ जम गया, और बर्फ जमा, निकटवर्ती वायु भारी हुई, नीचे गिरी। तो इसके निर्माण का भी प्रमुख कारण है तापीय कारण कहलाता है। लेकिन अंतर इतना ही है, विषुवतीय निम्नदाब क्षेत्र के निर्माण का कारण है तापमान का ज्यादा होना, और यहां है तापमान का कम होना, इसलिए यह भी कहलाएगा तापीय कारण से, थर्मल रीजन से। पोलर हाई प्रेशर बेल्ट का निर्माण हुआ तापीय कारण से या थर्मल रीजन से। और देखिए इन दो दाब कटिबंधों का अधोध्रुवीय सब पोलर लो प्रेशर बेल्ट के निर्माण का कारण, इसके निर्माण का प्रमुख कारण था पवनों ने ऐसी गति करी, गति करके टकराई, ऊपर गई, बीच का क्षेत्र खाली रह गया। पवनों की गति के कारण निर्मित हुआ ये वाला दाब कटिबंध, तो इसके निर्माण का भी प्रमुख कारण कहलाएगा गतिक कारण, डायनेमिक रीजन। गतिक कारण। चार दाब कटिबंधों का निर्माण हुआ है गतिक कारण से, डायनेमिक रीजन से, जबकि 3 दाब कटिबंधों का निर्माण तापीय कारण से हुआ है। हाँ, 2 मिनट का डाउट सेशन कर लीजिए। बिल्कुल बोलिए, अब क्या डाउट है, 2 मिनट का समय आपके पास में, डाउट जो भी हो उसको बताइए मुझे। हाँ बिल्कुल, जहां पवने उठी वहां पर निम्न, और जहां गिरती है वहां पर क्या होता है, गिरेगी तो दाब बढ़ेगा, वहां पर उच्च दाब क्षेत्र बनेगा। बिल्कुल सही कहा, जहां पवने उठती है वहां पर निम्न दाब क्षेत्र, और जहां गिरती है वहां पर क्या होता है, उच्च दाब क्षेत्र का निर्माण। क्योंकि गिरेगी वहां पर तो प्रेशर पड़ेगा ना, और वह जहां गिरेगी वहां प्रेशर पड़ेगा, प्रेशर पड़ेगा तो क्या हो जाएगा, उच्च दाब क्षेत्र का निर्माण हो जाता है। हाँ, क्लास के बाद में 2 मिनट डाउट सेशन के लिए बिल्कुल पूछिए, आप अपना कोई भी डाउट हो मुझे बताइए। 10:30 से 23 इनके बीच में क्या होगा, इनके बीच में पवने चलेगी सबके बीच में, और वही पवनों के नाम होंगे व्यापारिक पवने, पछुआ पवने, ध्रुवीय पवने, वही आगे हम पढ़ने वाले हैं। इन दाब कटिबंधों के बीच में क्या होगा, इन दाब कटिबंधों के बीच में पवने चलेगी, और उन्हीं दाब कटिबंध के बीच में पवने चलेगी, उनको व्यापारिक पवने, पछुआ पवने और ध्रुवीय पवने नाम देंगे। अगला टॉपिक आएगा उसी में क्लियर होगा और ज्यादा। बात समझ में आई? कोई डाउट नहीं है, बहुत अच्छी बात है। कोई डाउट हो तो बताइए। टाइम तो लगा पर शानदार समझ में आया सर। टाइम तो देखो लगेगा, काम में अच्छा काम करेंगे टाइम जरूर लगेगा। तो देखिए पृथ्वी पर कुल कितने दाब कटिबंध हुए, 7। उच्च और निम्न दाब की निरंतर श्रृंखला के रूप में 4 दाब कटिबंध गतिक कारण से, 3 दाब कटिबंध तापीय कारण से, और यहां पर लिखा है उच्च दाब के 4 दाब कटिबंध, और जबकि निम्न दाब के 3 दाब कटिबंध पाए जाते हैं। ये अब चित्र बना लीजिए बढ़िया से, चित्र यहां पर इंपॉर्टेंट है, चित्र नोट कर लीजिए जल्दी से। समय हो रहा है 1 घंटा, पता ही नहीं चला मुझे तो, रियली बात बता रहा हूं। अच्छे समझ में आ गया? चित्र बना लीजिए जल्दी। चित्र बना लिया? चित्र नहीं बनाया हो तो जल्दी से बना लीजिए। और मैं आगे बहुत सारे शब्द बताऊंगा, धैर्य रखिएगा। डोल ड्रम क्या होता है, अश्व अक्षांश किसे कहते हैं, व्यापारिक पवने नाम क्यों पड़ा, पछुआ पवने नाम क्यों पड़ा, अनेक सारे बिंदु आऊंगा मैं, धीरे धीरे सारे क्लियर करूंगा। गरजता 40सा क्या है, प्रचंड 50सा क्या है, चीखता साठा किसे कहा जाता है,
ITCZ क्या है, अनेक बिंदु क्लियर करूंगा मैं यहां पर आपके सामने धीरे धीरे। सब इसी टॉपिक में सारे बिंदु आ जाएंगे जो जितने बोला हूं नाम यहां पर। आगे से हट जाऊं, बिल्कुल सही कहा। अब आप यहां पर नोट कर लीजिए इसको जल्दी से। अभी तो आगे बहुत मजा आएगा इस टॉपिक में। क्योंकि आगे बहुत सारे टॉपिक में बताऊंगा, अश्व अक्षांश, दाब कटिबंधों से रिलेटेड, व्यापारिक पछुआ पवने, ध्रुवीय पवने, इनकी दिशा वगैरह अनेक सारी बातें बताऊंगा। तो बढ़िया से और आगे बहुत इंटरेस्ट आने वाला है इस टॉपिक में। समझने वाला टॉपिक है ज्योग्राफी का बहुत ही। थर्मल रीजन 75 पे तापमान के कम होने के कारण बना है। थर्मल मतलब तापमान का कम होना, उससे कहेंगे थर्मल रीजन। तापीय कारण से बना है लेकिन तापमान के कम होने के कारण निर्मित हुआ है। समय हो रहा है, जल्दी लिखे। ये जो टॉपिक जल्दी से लिख डाले। मैं कल आते इन सारे दाब कटिबंधों के बारे में वर्णन लिखवाऊंगा आपके सामने सारा। आज जितना बोला हूं कल आते ही मैं आपको इसका वर्णन लिखवाऊं या नहीं बताइए, या केवल समझ गए? जल्दी से कमेंट करके बताएं, इसको आगे लिखवाऊं या नहीं। हाँ, ये समझाया है। यही कल मैं आपके सामने जितना बोला हूं यहां पर सारा आज जो वर्णन किया है सारा कल सिस्टमेटिक में आपको नोट करवा दूंगा। कटिबंध का मतलब होता है क्षेत्र, कटिबंध का मतलब होता है रीजन। जैसे कहेंगे उपोष्ण कटिबंध, कटिबंध मतलब ये रीजन हो गया इसके बीच का, 0 से 10 डिग्री के बीच का रीजन या कटिबंध कह दें, एक ही बात है। हाँ, जरूर लिखवाऊंगा। कल मैं आपको आऊंगा तब यहां पर जरूर इसके बारे में लिखवा दूंगा, ठीक है। अभी लिखवा दो। आज लिखवाऊंगा जरूर, लेकिन आज तो समय हो गया। कल आएंगे, चर्चा करेंगे। आज इतना ही, कल आगे और चर्चा करेंगे इस टॉपिक पर। धन्यवाद।